So hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के ऊपर, कक्षा 9 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। ठीक है, हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का जो फॉर्मूला होता है उससे हम लोग और आगे चीजें सीखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे, आप लोग मेरे साथ ये पता लगाएंगे कि अर्थ और मून के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड के स्क्रीन पर। चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल हम जानते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। कल मैंने आपको ये बात बताई थी अपनी प्रीवियस क्लास में कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, जिसका द्रव्यमान कम होता है, उसमें हमको कौन सा किधर की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगता हुआ दिखता है, महसूस हो पाता है, इजीली हमको दिख पाता है जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है भाई, ज्यादा है। ये क्या है, ये पृथ्वी है, अर्थ है। तो अर्थ का द्रव्यमान ज्यादा, ये क्या है भाई, ये सेब है। ये क्या है, ये सेब है। सेब का द्रव्यमान कम, तो सेब जो है पृथ्वी की तरफ खींचेगा, पृथ्वी सेब की तरफ नहीं खींचेगी, या फिर आप ये कह सकते हैं खींचेगी लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। चलिए, ये हमने बताया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, जहां पर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या पढ़ा था हमने कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल जो होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, हमने एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये समझ पाए थे कि किस प्रकार से चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और उसके लिए पृथ्वी को जो है उसको कंटिन्यूअसली जो है अपनी तरफ जो है खींचना भी पड़ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके। ठीक है, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अपने पूरी जो जर्नी है, जो चक्कर वो लगा रहा है चंद्रमा, उसके प्रत्येक बिंदु पर वो अपनी दिशा में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से वृत्तीय पथ पर जो है चल रहा है। चलिए, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है हमको, पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है 6 गुणा 10 की घात 24। अब ये 10 की घात से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे सपोज हमारे पास होता है एक नंबर होता है 60। आपने बोला कि आपकी जो लंबाई है, आप बोलेंगे सपोज मेरी लंबाई 2 मीटर है, सपोज। ठीक है, सपोज जस्ट अ केस। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि आपके घर से आपके स्कूल की जो दूरी है वो कितनी है, आप बोलेंगे 200 मीटर है ना। फिर आपसे बोला जाए स्कूल से जो है आपके जो नजदीकी मार्केट है उसकी दूरी कितनी है भाई, आप बोलेंगे 2000 मीटर है ना। फिर आप बोलेंगे मार्केट से लेकर दिल्ली तक की दूरी कितनी है भाई, तो आप कहेंगे 20,000 मीटर है। ठीक है, समझते रहो इस बात को। फिर आपसे बोला जाए कि अगर दिल्ली से जो है आपके जो अमेरिका है, अमेरिका के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 30,000, 2 लाख, सपोज इतनी है। ठीक है, सपोज समझने की कोशिश करना। अब ये है कि अगर हमको कहीं पे कैलकुलेशन करनी है, कहीं पर हमको जो है इन मान का प्रयोग करना है, इस वाले मान का। ठीक है, इन ऊपर वाले किसी का नहीं करना है, इस मान का प्रयोग करना है। अब मुझे अगर इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, तो मुझे इतना लंबा मान जो है बार बार लिखना पड़ेगा, इतने लंबे वैल्यू को जो है बार बार लिखना पड़ेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, अपना काम आसान कैसे बना लेता हूँ, इस 2 को तो मैं 2 ही रहने देता हूँ, बाकी जितने जीरो हैं, कितने जीरो है भाई, 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब मेरा काम आसान हो गया। मेरा काम आसान क्या हो गया भाई, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये संख्या जो है 2 है और 2 के आगे कितने जीरो लगे हैं, 10 जीरो लगे हैं, 10 शून्य लगे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये बात क्यों बता रहा हूँ आपको, ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पृथ्वी का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 6 गुणा 10 की घात 24, मतलब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे डॉट 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 24 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे, 24 शून्य, उतना किलोग्राम।
है पृथ्वी का द्रव्यमान। अब कब तक मैं ये जीरो लगाता रहूंगा, 24 जीरो लगाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको शॉर्टकट में लिख लेता हूँ। पृथ्वी के द्रव्यमान को मैं लिख लेता हूँ पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई से इसको डिनोट कर लेते हैं। चलो, मास ऑफ अर्थ, ई मतलब अर्थ ना, तो एम ई लिख लेता हूँ। 6 गुणा 10 की घात 24। मेरा काम आसान हो गया, मुझे सीधे सीधे समझ में आ रहा है 6 के आगे कितने शून्य होंगे, 24 शून्य होंगे। उसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया 10 की घात 24। समझ रहे हो, ठीक है। और क्या दे रखा है, चंद्रमा का द्रव्यमान भी इसी प्रकार से दे रखा है। चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा है चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा को क्या बोलते हैं भाई, मून बोलते हैं। तो एम एम लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मास द्रव्यमान के लिए हम एम यूज करते हैं, और उसके नीचे मैंने ई लिखा हुआ मतलब अर्थ है, एम लिखा हुआ मतलब मून है, ठीक है। 7.4 इंटू 10 की पावर 22, मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि 7.4 के आगे कितने जीरो है भाई, 22 जीरो है। अब ये समझना है इसको जरा, ये 7.4 के आगे 22 जीरो का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। ये 7.4 ही रहेगा। तो क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि 74 लिखेंगे, पहले 74 लिखेंगे और उसके आगे 21 जीरो लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 21 शून्य लगाएंगे, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो जब पॉइंट होगा तो ध्यान रखना, जितने पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतना शून्य कम होगा। यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक शून्य कम हो जाएगा। 74 के बाद हम 21 शून्य लगाएंगे, ठीक है। कहीं 7.4 के बाद मत लगाने बैठ जाना, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। चलिए, अब हमें ये भी दे रखा है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी इतने किलोमीटर है। तो मतलब मैं समझ पा रहा हूं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई, 3। उसको मैं किससे निरूपित करूंगा, आर से निरूपित करूंगा। आर बराबर 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इसका मतलब है 384। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी भाई, 2 संख्या थी, तो यहाँ से 2 कम कर दो, मतलब 10 की घात 3 हो जाएगा। तो 3 जीरो आएंगे। इतने किलोमीटर दूरी है चांद और पृथ्वी के बीच में, 3,84,000 किलोमीटर। इतनी दूरी है किसके बीच में, चांद और पृथ्वी के बीच में, मून एंड अर्थ के बीच में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और जी का मान हमको क्वेश्चन में दे रखा है। जी का मान मैं ऐसे ही हाईलाइट कर देता हूं, जी का मान ये दे रखा है, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद, ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि इस स्थिति में पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर कौन सा बल लगाया जाएगा भाई, गुरुत्वाकर्षण बल। और इसका मान होता है जी m1 जहां पर एक पृथ्वी है और m2 जहां पर एक चंद्रमा है अपॉन r स्क्वायर। बस सिंपल, वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू पुटअप करेंगे। इसको एफ जी भी नहीं, एफ ही लिखो सिर्फ, ठीक है। एफ इज इक्वल टू जी की वैल्यू रखो भाई 6.67 इंटू 10 की पावर -11 रख दी, ठीक है। उसके बाद मैं रख रहा हूँ एम ई की वैल्यू। देखो मैं अलग अलग पेन से रख रहा हूँ सारी वैल्यूज। एम ई, ये एम ई है, इसकी वैल्यू मैं रेड वाली रख रहा हूँ। देखो मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है। उसके बाद इंटू, बीच में कोई साइन नहीं है। अब एम एम लिखना है, मतलब मास ऑफ मून, चंद्रमा का द्रव्यमान। ये एम एम क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है भाई, 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मुझे लिखना है, लास्ट में मुझे लिखना है किसका द्रव्यमान, सॉरी आर, मतलब दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है। तो दोनों के बीच दूरी कितनी भाई, 3.84 इंटू 10 की पावर 5 का वर्ग भी करना है। देखो अलग अलग पेन से रखे हैं मान, एम ई का मान लाल पेन से रखा है, एम एम का मान ब्लू पेन से रखा है, आर का मान पीले पेन से रखा है, जी का मान हरे पेन से रखा है। मतलब आप समझ रहे हो मैंने क्या करा, सिंपली फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज हमको दे रखी थी वो वैल्यूज पुट करी। एम ई की जगह पर ये वाली वैल्यू रखी, एम एम की जगह पर ये वाली वैल्यू रखी, जी की जगह पर ये वाली वैल्यू रखी, ठीक है, और आर की जगह पर ये वाली वैल्यू रखी। बस इतना काम मैंने किया, आसान है, इसको तो हर कोई कर सकता है। अब इसको जोड़ने घटाने की बारी आती है, वो मैं आपको सिखाता हूँ।
आपको क्या करना है, जो सारी संख्याएं हैं पहले वो एक साथ ले लो। 6.67, दूसरी कौन दिख रही है, 6 दिख रहा है, 7.4 दिख रहा है। ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, जो 10 की घात में लिखा हुआ वो नहीं, ठीक है, सिर्फ संख्या संख्या लिख दिया। उसके बाद अपॉन में क्या आएगा भाई, 3.84 का स्क्वायर है, मतलब 3.84 गुणा 3.84, ठीक है। और उसके बाद 10 की घातों को अलग लिख दो, 10 की घात -11, 10 की घात 24 और 10 की घात 22। कौन कौन से हैं, ये और ये। तो ऊपर का सारा लिख दिया। नीचे क्या आएगा भाई, 10 की घात 5 का स्क्वायर कितना होगा, 10 की घात 5 का स्क्वायर है ना, तो 10 की 5 का स्क्वायर, 10 की घात 5 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात 5 दूनी 10। ध्यान रखना इस बात को, स्क्वायर में दुगुना हो जाएगा घात का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा नीचे का स्पेस यूज करते हैं, क्वेश्चन को छुपा देते हैं, है ना, कैलकुलेशन तो करनी है। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये जो 6.67 की गुणा 6 के साथ करनी है, फिर 7.4 के साथ करनी है, ठीक है। ये करके आपका आंसर आएगा 6.67 गुणा 6 गुणा 7.4। आप भी करो इसको गुणा, 296, एफ की वैल्यू आएगी 296.148, और अपॉन में क्या है भाई 3.84 इंटू 3.84, यह आएगा 14.7456 इंटू 10 की घात। देखो भाई -11 प्लस 24 प्लस 22 ऐसे होगा, ठीक है, और नीचे 10 की घात 10। ऊपर क्या करेंगे, ये 24 और 22 को जोड़ेंगे, 24 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 24 और 22 को जोड़ेंगे तो आएगा 46, 46, और 46 में से 11 को माइनस कर देंगे, 46 में से 11 को माइनस कर देंगे तो आएगा 35, है ना, 35। ऊपर आया 10 की घात 35, नीचे आएगा 10 की घात 10, ये 10 जो है फिर वापस माइनस हो जाएगा, 10 की घात 25 आएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, इसको जब आप भाग करेंगे 296.148 भागा 14.7456, तो ये आएगा आपका 20.083 गुणा 10 की घात 25 न्यूटन, ठीक है। यहां तक सारा काम सही हो गया, है ना। पर ध्यान एक बात का रखेंगे, ध्यान एक बात का रखेंगे, मैं जानबूझकर यहां तक क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे, ठीक है, और कुछ नहीं समझे होंगे। इस क्वेश्चन में हमने एक गलती कर दी है, और वो गलती अक्सर आप लोग कर देते हो एग्जाम में, आपको लगता है पूरा क्वेश्चन सही जा रहा है, कैलकुलेशन सारी सही हो रही है, लेकिन उस गलती से आपको बचना है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। तो पहला स्टेप हमने क्या करा, वापस से ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं वापस से आपको। पहला स्टेप क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ लिया, सारा काम ठीक हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन से वैल्यूज रखना, ये हमने वैल्यूज रख दी। नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला लगाना, नहीं, नेक्स्ट स्टेप इन वैल्यूज को चेक करना, इन वैल्यूज के मात्रकों को चेक करना, इन वैल्यूज के मात्रकों को चेक करना। ये किलोग्राम है, ठीक है, ये किलोग्राम है, ठीक है, ये किलोमीटर, ये ठीक नहीं है। दूरी मीटर में होनी चाहिए, द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए। बात समझ में आई। तो ये कितना होगा भाई, यहाँ पर हमको थोड़ा सा ध्यान दे करके, थोड़ा सा समय दे करके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये दूरी किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदलना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपसे आप न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी होगा क्या, आपका समय भी वेस्ट होगा और आपका आंसर भी गलत आएगा। तो 3.84 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, ये आई है दूरी। अब इसकी जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे भाई, 10 की पावर 5 की जगह पे 10 की पावर 8, ठीक है, और 10 की पावर 8 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की पावर 8 दूनी 16 हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। और 16 होने से क्या होगा, देखो देखो देखो, अभी देखो अभी और क्या क्या चेंज होता है। यहाँ पर आएगा 10 की घात 16, ठीक है, ऊपर आ रहा था 10 की घात 35, ठीक है, 44, 44 में से 11 गए 46, 46 में से 11 गए 35, है ना। 35 अपॉन 10 की पावर 16, 35 में से 16 गए, कितना बचा भाई,
19, तो 10 की घात 19 आ जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी वो ठीक आ रही थी, बस जो अंतर आएगा वो 10 की घात में आएगा। तो आपका आंसर गलत हो जाएगा पूरे चांसेस है। ठीक है, इसको मैं राउंड ऑफ करके ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.0083, ये 0.1 स्थान पीछे ले लिया और यहाँ पर 10 की 1 घात बढ़ा दी। बात एक ही है, आप लोग यहाँ पर भी रोक सकते हैं अपना आंसर। तो ये हो गया आंसर। ठीक है भाई, समझ में आई है बात। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.0083 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। सिंपली यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, मैंने बस करनी सिखाई किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है और क्या बात ध्यान देनी है। बाकी मैं आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये यहाँ तक हमने देख लिया, गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझ लिया। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमको समझना है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद हमें क्या क्या फायदा हुआ, हम कुछ बातों को समझ पाए। जैसे कि हम ये समझ पाए कि ये कौन सा बल है, ये वो बल है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। सेकंड, और क्या चीज समझ पाए हम, वो रस्सी घुमाई थी आपने, है ना, रस्सी पे पत्थर बांध के घुमाया था, उससे हमको क्या समझ पाया, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। रस्सी घुमाने के बाद पृथ्वी की चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति को समझने के बाद ये भी समझ आया कि जो ग्रह हैं वो भी सूर्य के चारों ओर इसी प्रकार से घूमते हैं। तो ग्रहों की सूर्य के चारों ओर। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम समझ पाए। और लास्ट पॉइंट हम ये समझ पाए कि पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा आता है वो किसकी वजह से आता है, सूर्य तथा चंद्रमा के कारण। ये बात को भी हम समझ। ठीक है, चलिए, तो यहां तक होगी, यहां तक हमको सारी बातें जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। गुरुत्वाकर्षण को हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हमको आज एक नई चीज पढ़नी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़नी है, और उस महत्वपूर्ण चीज का नाम है मुक्त पतन। फ्री फॉल। फ्री फॉल हिंदी में कहते हैं क्या होता है ये मुक्त पतन, आइए इसको समझते हैं। सपोज दैट आप ये बात मानिए कि आप किसी वस्तु को या फिर एक पत्थर को, आपने क्या करा, एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग में आप जो है
इसकी छत पर आप एक पत्थर को लेकर के, आपके हाथ में क्या है भाई, पत्थर है, ये आपके हाथ में है, इसको लेकर के आप यहाँ पर खड़े हैं। समझते रहना बात को, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये है जमीन, ये है हमारी जमीन, यहाँ पर ये जमीन है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने यहां से इस पत्थर को, ये क्या है भाई, ये पत्थर है, लिख देता हूं, इस पत्थर को आपने इस जमीन पर फेंका, इस पत्थर को आपने इस जमीन पर फेंका, धरती पर फेंका। जमीन कह लो या धरती कह लो या सरफेस कह लो, ठीक है। चलिए, इतना आसान सा काम करा। जैसे ही आप इस पत्थर को नीचे फेंकेंगे, ये पत्थर जो है, आप इस पत्थर को छोड़ेंगे यहां से, तो ये पत्थर जो है सीधे नीचे जमीन की तरफ धरती की ओर गति करने लगेगा। इस बात को मानते हैं? ठीक है सर, मानते हैं। सेकंड चीज, ये पत्थर जो है ऐसे 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 होकर के नहीं आएगा, या फिर ऐसे 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 होकर के नहीं आएगा, ये बिल्कुल सीधा आएगा। इस बात को मानते हैं? जी मानते हैं। ठीक है, सुनते जाइए। अभी ये प्रैक्टिकल आप में से सबने करा होगा, लेकिन मुक्त पतन यही है जो आपने करा है, वही मुक्त पतन है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मतलब कि हुआ क्या यहाँ पर ये जो एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान सपोज m1 है, यहाँ नीचे पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान m2 है। ये पृथ्वी इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, कौन से बल से भाई? गुरुत्वाकर्षण बल से। गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी ने जो है इस पत्थर को अपनी ओर खींचा। और हमने एक और चीज पढ़ी है, यहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण बल तो कब बोलेंगे? जब दो वस्तुएं होंगी, एक वस्तु दूसरी वस्तु, जैसे एक पृथ्वी है और एक चंद्रमा है। लेकिन अगर जो दोनों वस्तुएं होंगी, अगर दो में से एक वस्तु जो है पृथ्वी होगी, दो में से एक वस्तु अगर पृथ्वी होगी, तो वहां पर हम उसे गुरुत्व बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। समझ रहे हो बात को? तो गुरुत्व के कारण ये पत्थर जो है सीधा सीधा पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है और धड़ाम से जमीन पर गिरता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन यहां पर हम ये बात समझते हैं कि जैसे ही ये पत्थर यहां से जाएगा, इसका वेग कम होगा, फिर यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और धरती पर टकराने से ठीक पहले इसका वेग क्या होगा भाई? उच्चतम होगा। यानी कि इसका वेग जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, धरती पर टकराने से ठीक पहले इसका वेग क्या होगा भाई? उच्चतम होगा। ठीक है, अब देखो, ध्यान दो, वेग जो है मैंने आपको बताया हर एक बिंदु पर बदल रहा है। जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पर, बहुत सारी चीजें इसमें समझने के लिए, सारी चीजों को कनेक्ट करके समझो। ठीक है, एकदम से नहीं समझ पाओगे। तो वेग क्या करता है भाई? वेग में हम देख रहे हैं हर एक बिंदु पर चेंज हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? वेग में परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। और समय के साथ वेग में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन की दर। और समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, अगर समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं वेग परिवर्तन की दर। और इस वेग परिवर्तन की दर को हम एक और नाम से जानते हैं, कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं हम इसे? त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि जो ये पत्थर है ये त्वरित होकर के गिरता है, इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, त्वरण कार्य करता है। ये त्वरण कहां से आया? ये त्वरण हमको अर्थ के गुरुत्व, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण हमने देखा कि ये पत्थर में ये त्वरण उत्पन्न हुआ। ठीक है, और पृथ्वी के गुरुत्व के कारण उत्पन्न होने वाले इस त्वरण को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं भाई हम? गुरुत्वीय त्वरण। इंग्लिश में कहते हैं इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है। क्यों उत्पन्न हुआ है गुरुत्वीय त्वरण? पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है ना, उसके कारण यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण हमको उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसे हम जी से निरूपित करते हैं और जी का मात्रक वही है जो त्वरण का है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण एक ही बात है, बस जो जब बल जो लगेगा, पृथ्वी खींचने का काम करेगी किसी को, वहां पर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक है भाई। तो अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है, आप उसे छत से फेंकते हैं, वो सीधा सीधा नीचे उड़ के आ जाता है ना, उड़ के तो नहीं आता, सीधे सीधा आ जाता है, उसे हम मुक्त पतन कहते हैं। और वहां पर वस्तु की गति कैसे होती है? त्वरित गति होती है। और ये त्वरण किसकी वजह से उत्पन्न होता है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। सो आई होप जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने नोट डाउन किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ घर जाकर के आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।